Hello students, welcome in the online classes of MD School Clive. As you know, we are on fourth lesson of नागरिक शास्त्र of 9th class. आज हम 9th क्लास का नागरिक शास्त्र का फोर्थ लेसन जो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज। आज हम इसमें जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार केंद्र सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति क्या केंद्र सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है, कौन? राष्ट्रपति। और जो तीनों सेनाओं का क्या है, सुप्रीम कमांडर होता है, कौन? राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने 5 वर्ष के लिए होता है। और अब हम एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वही क्या है, जो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। मतलब जो प्रधानमंत्री है वो तो सरकार का प्रमुख होता है, और वही राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। मतलब कहने का अर्थ, जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है वो केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है। मतलब कहने का अर्थ है, जो भारत का राष्ट्रपति जो ब्रिटेन की महारानी है उसकी तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। मतलब क्या, जो राष्ट्रपति जो देश की सभी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं जो उसके काम की निगरानी रखता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके। मतलब जो राष्ट्रपति है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके काम की निगरानी करता है, और जो राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का अर्थ है, जो राष्ट्रपति का जो चयन है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष यानी वैश्विक मताधिकार के रूप में नहीं किया जाता। संसद सदस्य या राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। जो राज्य की विधानसभाओं के या संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। जो राष्ट्रपति के पद के चुनाव को जीतने के लिए क्या है, बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र
का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता, मतलब कि जनता द्वारा चुना प्रत्यक्ष वैश्विक मताधिकार का। और जिस तरह से प्रधानमंत्री, इससे यह तय होता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है, मतलब जो राष्ट्रपति है वो कहने मात्र के लिए क्या है, कार्यपालक का जो कार्यपालिका है उसकी भूमिका निभाता है। और राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके, मतलब आप है अगर संविधान को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा भी ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं, मतलब जो सारी जो गतिविधियां हैं जो सरकारी वो किसके नाम पर होती हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं, किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर। और वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपाल, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूत आदि को नियुक्त करता है। मतलब राष्ट्रपति क्या है, जो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय, जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और जो राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों और चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के लिए जो राजदूत आदि की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, जो समझौते हैं उसी के नाम पर होते हैं, किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर। और भारत के जो रक्षा बल हैं, सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है, राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, मतलब जो ये अधिकार राष्ट्रपति के नाम पर हैं, जो ये अधिकार हैं, तो अपनी मनमर्जी से इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, मतलब राष्ट्रपति क्या है, जो मंत्रिपरिषद को दोबारा जो उनकी मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उन पर विचार करने को कह सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर, किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर क्या है, पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है, यानी मजबूर। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। कहने का अर्थ है इसी प्रकार संसद द्वारा पारित यानी पास कोई जो विधेयक है या बिल है, राष्ट्रपति की अगर मंजूरी मिलने के बाद ही वह क्या है, कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनः विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। जो राष्ट्रपति है उसको कुछ समय के लिए जो क्या है, जो राष्ट्रपति की मंजूरी से जो कानून बनता है, जो विधेयक जो बिल पास होते हैं उसके द्वारा क्या वो कुछ समय के लिए रोक सकता है। क्यों, मतलब उसको दोबारा पुनः विचार करने के लिए संसद के पास भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है यानी पास करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, किसको, राष्ट्रपति को। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, वह अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे सब विवेक से करनी चाहिए, किसको, अपने विवेक से, अपने बल से और अपने अनुभव के अनुसार पर, किसको, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता, जब कोई पार्टी प्रत्यक्ष रूप से या गठबंधन के द्वारा क्या है बहुमत प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है यानी अपनी शक्ति से, और वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में क्या है, लोकसभा में बहुमत जुटा सके यानी लोकसभा में बहुमत हासिल कर सके। और ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय सीमा के मतलब एक सीमा तय होती है, उस सीमा तय के भीतर
लोकसभा में उसको क्या है, जिसको राष्ट्रपति नव नियुक्त करता है तो उसको बहुमत साबित करने के लिए कहता है कौन, राष्ट्रपति। ये तो था राष्ट्रपति। अब हम क्या है, जो न्यायपालिका है उसके विषय में पढ़ेंगे। न्यायपालिका एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। जो न्यायपालिका है ये एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने, जो कानूनी विवाद हैं उनका निपटारा करने, उनको सुलझाने का अधिकार होता है। किसके पास? न्यायपालिका के पास। और देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। यह न्यायपालिका क्या है? निष्पक्ष व स्वतंत्र होती है। यह निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से क्या है? न्याय करती है। इसके ऊपर कोई पाबंदी कोई नहीं होती, मतलब किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करती। मतलब ये जो न्यायपालिका है निष्पक्ष व स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। और सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। मतलब कहने का अर्थ है जो देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। और जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके पास सरकार की जो कार्रवाई होती है उसके आंकने का अधिकार नहीं होता। इसी वजह से और उसे अधिकार होता है मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद, और भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका का
होना जरूरी है। मतलब कहने का अर्थ है जो लोकतंत्र के लिए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी माना जाता है। और देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या है, न्यायपालिका कहा जाता है। जो देश के विभिन्न स्तरों पर जो मौजूद अदालतें हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है, यानी नियंत्रण करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। देश के अंदर जो न्याय है उसको कौन नियंत्रित करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। देश के नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, मतलब किसी के बारे में भी जो विवाद की कोई भी सुनवाई कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। एक फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है और न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकते। जो न्यायाधीश हैं, जो सरकार के निर्देश और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। जो अदालतें हैं विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष होती हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त होते हैं, नियुक्त करता है। और व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ, जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम होती है। मतलब कहने का अर्थ इसमें जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी दखल करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश है उसको ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। कहने का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद ही क्या उसको पद से हटाना लगभग मुश्किल हो जाता है, संभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना मुश्किल होता है। मतलब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना मुश्किल हो जाता है। जितना मुश्किल एक राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होता है उतना ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश को हटाना मुश्किल होता है। और किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करके ही हटाया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है न्यायाधीश को क्या संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को जो क्या है दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत में अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे उसके द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। जो भारत की न्यायपालिका है वो दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से भारत की एक न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसको संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में भी जाना जाता है। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने
यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकता। मतलब कहने का अर्थ है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसने यह भी फैसला दिया कि जो संसद में जो संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको बदल नहीं सकता और भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता से जो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जो भारतीय न्यायपालिका के जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उनकी रक्षा के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमें नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है और हाल ही के वर्षों में अदालतों में सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों की संरक्षण यानी सुरक्षा के लिए भी विभिन्न फैसले और निर्देश दिए गए हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। आज हमारा जो 4th लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।